नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप कह सकते हैं वायर्स और केबल्स में ये जो स्टॉक है वो मार्केट लीडर है। पिछले साल यानी 2023 में कंपनी ने जिस प्रकार के शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है। 2019 में जब इसका आईपीओ आया तब से अब तक स्टॉक एक बहुत लंबी सीरीज ऑफ री रेटिंग से गुजर चुका है, लेकिन जब इतनी शानदार रैली हुई तभी एक बहुत बड़ा झटका निवेशकों को और कंपनी को टैक्स के रूप में लगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक जो अपने लाइफ टाइम हाई बनाया था वहाँ से एक समय में 20% से या उससे ज़्यादा भी स्टॉक एक समय गिर चुका था। और फिर निवेशकों के मन में एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्यूरोसिटी आई थी कि भैया ये गिरावट में क्या खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर दे दूँ दोस्तों कि जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंसर्न आज पॉलीकैब के लिए मेरे सामने है वो इसकी वैल्यूएशन ही है दोस्तों। ठीक है, इतनी ज़्यादा री रेटिंग स्टॉक दे चुका है कि मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा रैली करता हुआ आपको दिखाई देगा। बात इतनी सी नहीं है, इनके जो FMEG सेगमेंट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी ने कब तक इस बिजनेस में रिकवरी आने को कहा है, इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। केबल्स और वायर में कौन से वो फ्यूचरिस्टिक आप कह सकते हैं ट्रिगर्स हैं जो स्टॉक को री रेट करा सकते हैं या एटलीस्ट कुछ अपसाइड दिखा सकते हैं दोस्तों। प्लस कौन से वो बड़े कंसर्न हैं, वो कौन सा वन टाइम खर्चा है जो बहुत ज़्यादा कंपनी ने किया और उसका टोल कंपनी को इस बार के अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिला दोस्तों। मुझे लगता है अगर आप पॉलीकैब में निवेशित हैं या इवन निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ तमाम वीडियोस को एज ए एजुकेशनल पर्पस लिया कीजिए। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं होती है। जब मैं खुद पर्सनली जब अपने लिए रिपोर्ट बनाता हूँ या जो पब्लिक में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसे कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ तो उसके आपके सामने मैं रख देता हूँ दोस्तों पढ़ के। ठीक है, बाकी खरीदना है नहीं खरीदना है इट्स अप टू यू दोस्तों। ठीक है, और मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ, अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से चर्चा होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे वो एक स्नैपशॉट से है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तो नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ठीक है, कंपनी जो है मार्केट लीडर है वायर और केबल्स में लगभग 22 से 24% की ऑर्गेनाइज मार्केट में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट की बात हो रही है। फिर पैन इंडिया नेटवर्क कंपनी के पास 4300 से ज़्यादा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जब आप रिटेल देखेंगे तो आप कह सकते हैं लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी में रिटेलर हैं दोस्तों। और वेल फुटेड FMEG प्लेयर यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में देखिए ये सेक्टर तो अभी बहुत दबाव से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे 7% की अगर आप देखेंगे CAGR तो लगभग 30% की है। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट, 25 फैसिलिटीज़ हैं 5 लोकेशंस के अंदर। स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कंपनी का, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, काफ़ी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो यानी आप देखें एक स्नैपशॉट के अंदर इस कंपनी में कितनी मजबूती है आपको ये दिख चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों में और अब देखते हैं दोस्तों सेगमेंट ओवरव्यू में। तो देखिए कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें सबसे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है वायर्स और केबल जो 89% का रेवेन्यू देता है। फिर आता है FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और बाकी लगभग 2% कॉपर एंड अदर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर है। टोटल फाइनेंशियल 23 के जो टोटल रेवेन्यू अभी तक निकल के आए दोस्तों वो आप कह सकते हैं इतने मिलियन रुपीस दोस्तों कंपनी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड इसमें मिटा दें। हाँ, मार्केट लीडर इन वायर्स एंड केबल विद डाइवर्स पोर्टफोलियो। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलीकैब जो लार्जेस्ट वायर और केबल का मैन्युफैक्चरर इंडिया में और स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ प्रोडक्ट यानी इतने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं इनके। और कस्टमर बेस किस किस इंडस्ट्री से, पावर, ऑयल गैस, कंस्ट्रक्शन, IT पार्क, इंफ्रा, रिन्यूएबल, नॉन मेटल, सीमेंट, एग्रीकल्चर, तमाम आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो इंफ्रा के रिलेटेड है आगे या पीछे, वो कंपनी इसको इनके बिजनेस को कैटर करती है। ठीक है, अब आप देखें कंपनी का लिखा है ये एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, डोमिनेंट पोजीशन पे कंपनी वायर और केबल इंडस्ट्री में। ठीक है, मार्केट साइज 680 to 730 बिलियन है और जिसमें
40 से 50% इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है दोस्तों। लगातार मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कंपनी की जो पॉलीकैब की एडवांटेज क्या है, काफ़ी अच्छे कस्टमर है, आप मेड टू ऑर्डर तक देती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस प्रकार की चीज़ों पे कही जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना समय इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब क्या है, FMEG एक्सपैंडिंग प्रेजेंस इन इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम। देखिए कंपनी ने पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिकल्स इकोसिस्टम में अपने आप को काफ़ी अच्छे बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। आप देखिए इनके वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो ये हैं दोस्तों। आप देखिए बल्ब, ये आप कह सकते हैं भैया फैंस, मॉडर्न फैंस, आप कह सकते हैं जो एक आप ये इस प्रकार की लाइटिंग, ठीक है। अगर फॉरवर्ड इन फाइनेंशियल 14, क्या हुआ फाइनेंशियल इन 14 में कंपनी ने इस प्रकार के अलग अलग डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और FMCG में एंट्री किया, ठीक है। और अब कंपनी जो है एक साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस यहाँ से आता है दोस्तों, लगभग फाइनेंशियल 2014 से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, FMEG में ना एक हाई ग्रोथ के चांसेस है दोस्तों, ठीक है। मैक्रो ड्राइवर्स इंक्लूडिंग इवॉल्विंग कंज्यूमर एस्पिरेशंस, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। देखिए भाई बेसिकली ये कह रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं कंज्यूमर जो कह सकते हैं खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ रही है, तो एक प्रीमियम रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ना काफ़ी अच्छा बढ़ावा देंगी FMEG सेक्टर को। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये अभी सिर्फ किताबों में है, असल में अगर आप देखेंगे ना तो ओवरऑल जो FMEG सेक्टर है वो बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है अभी, ठीक है। आप देखिए फैन अप्लाइंसेज 144 बिलियन रुपीज़, स्विचेस में 83 बिलियन रुपीज़, आप देखिए LV स्विच गियर में 22 बिलियन रुपीज़ और लाइटिंग में 204 बिलियन रुपीज़। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, किस तरह कंपनी आगे बढ़ती दिखाई देगी, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट, प्रीमियम आप कह सकते हैं और स्मार्ट फैंस को लेकर के, ठीक है। इसे आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों लगाने लगे समय तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू सपोर्ट ड्राइव कस्टमर बेस और प्रोडक्ट कैटेगरी। कंपनी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है दोस्तों कि ओवरऑल इंडिया में आपको इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलेंगे और आप कह सकते हैं रूरल इंडिया तक में भी कंपनी की एक अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों, ठीक है। बाय प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इस प्रकार की कंपनी करती है, वायर केबल से 29%, FMEG से 46% और कॉमन से 25%। जियोग्राफिकल हिसाब से अगर आप देखेंगे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 22%, नॉर्दर्न इंडिया में 28%, ठीक है, और साउथ में आप कहते हैं 22%, नॉर्दर्न एरिया पे आप देखेंगे तो 28% है और ईस्ट में आप देखेंगे, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों सॉरी, पर इसको फिर से ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। तो भाई ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट से 22% है, ठीक है। सदर्न इंडिया से आप कहते हैं 22% है, यानी सदर्न और वेस्टर्न इंडिया से 22% है। नॉर्दर्न इंडिया से आप देखेंगे तो 28% है और ईस्ट से 28% है दोस्तों, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छे तरीके से वेल्ड है दोस्तों, ऊपर नीचे आगे आप कह सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं दोनों तरफ से, ठीक है। इसलिए क्यों है, क्योंकि भैया 4,300 ज़्यादा ऑथराइज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 3,000 से भी ज़्यादा FMEG डीलर हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं दोस्तों, और सेल्स और मार्केटिंग थ्रू कॉर्पोरेट ऑफिस, 4 रीजनल ऑफिस और 8 लोकल अक्रॉस इंडिया में है दोस्तों, ठीक है। और देखिए इस प्रकार की ज्योग्राफी और इस प्रकार सब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने में अन्य कंपनीज को बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। ये कैटर करते हैं क्या मार्केट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर को। देखिए कंपनी का जो टॉप कंज्यूमर है वो 5% है, जो टॉप 5 कंज्यूमर है वो 14% रेवेन्यू जनरेट कर देता है, टॉप 10 जो है वो 22%। यानी देखिए टॉप कस्टमर मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है वहाँ से 5% में रेवेन्यू आता है, रेस्ट ऑफ द कस्टमर 78%। इससे एक चीज़ साबित होती है कि सिर्फ एक या दो क्लाइंट पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें जिसके क्लाइंट इस प्रकार के होंगे, यानी PSU जैसे बड़े, कुछ प्राइवेट बड़े रिलायंस जैसे हैं, फिर इतने ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड, तो यार मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के पास कहीं भी कोई इशू होने वाला है। देखिए इस प्रकार की कंपनी इशू बस यही हो सकता है कि अगर मान लीजिए डिमांड में अचानक कमी आ जाए तो चीज़ों में सफ़र हो सकते हैं इन लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अब देखिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और हाई डिग्री ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और ऑटोमेशन है कंपनी का। आप देखें रुड़की, नासिक, हलाल दमन और चेन्नई में इतने के पास प्लांट है दोस्तों, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी 4। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कैटर किया हुआ है भैया। अब चलते हैं आगे,
स्ट्रॉन्ग R&D इनोवेशन है, ठीक है। ये Q3 की हाईलाइट्स है जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई देखें आप यहाँ पे इस प्रकार कंपनी को रेवेन्यू आए हैं 4,340 करोड़ रुपीस के आसपास के, 17% जंप है ईयर ऑन ईयर, 3% का क्वार्टर 9 मंथ में 27% जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अब आप देखें ऑपरेटिंग एबिटा में 13% का जंप है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी पैट में आप देखेंगे 15% का तो जंप आया, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा क्विक एनालिसिस थी कंपनी में। आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे भाई प्रोजेक्ट लीप है फ्यूचर को लेकर के, इसमें कहीं आगे चल के अच्छे से चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं जहां पर हमें थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, मेजर हाइलाइट्स फॉर इन्वेस्टर में दोस्तों, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पॉलीकैब का जो कोर बिजनेस है दोस्तों, वायर और केबल का, उसने 18% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया है, ठीक है। और ये जो किया है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण हुआ है, ठीक है, 18% का। द स्ट्रॉन्ग ऑफटेक वॉज प्रोपेल्ड बाय गवर्नमेंट बैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज हाईवे, रेलवेज और पावर डिस्ट्रप्शन में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं आपको फिर बता दूं, किसी पार्टी को लेकर के प्लस माइनस नहीं है, बट हाँ अगर बीजेपी वापस से आती है तो पॉलीकैब जैसी कंपनीज को नो डाउट बहुत बहुत फ़ायदा होगा। बाकी इंफ्रा को लेकर के जो हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन हैं नितिन गडकरी साहब, तो उनको तो लेकर के कोई इशू नहीं है। अलॉन्ग विद इंक्रीज्ड प्राइवेट कैपेक्स एंड एन अपस्विंग इन रियल एस्टेट मार्केट, केबल आउट परफॉर्म वायर, केबल वायर को आउट परफॉर्म किया है, ऑल्दो द लैटर एक्सपीरियंस्ड अ रोबस्ट सिक्वेंशियल रिकवरी इन Q3, बट वायर ने भी आ कह सकते Q3 के आखिरी में एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलाई है दोस्तों, ठीक है। आप देखें जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल बिजनेस से देखा गया है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है काफ़ी बड़ी, 6.2% की क्वार्टर और 9.3% थी दोस्तों Q2 में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब रेड सी में जो हौती रिबल्स ने जो तमाशा मचा रखा है उसके कारण कुछ शिपिंग डिस्ट्रप्शन हमको देखने को मिल रही है। क्यों? आप देखिए यहाँ पे लिखा है द हौती अटैक ऑन कमर्शियल शिप इन द रेड सी हैव कॉज्ड अ सीवियर डिसरप्शन टू ग्लोबल शिपिंग सिंस द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। यानी एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बिजनेस है ये आपको क्वार्टर आने वाले समय यानी जो मार्च क्वार्टर है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, बल्कि मैं पढ़ रहा था इंग्लैंड का एक बड़ा जो कमर्शियल शिप था उसे भी डुबो दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के इश्यूज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस को, ठीक है। आगे है the management has indicated that the realignment of shipping routes has led to a significant jump in both कहाँ पे कॉस्ट और डिलीवरी टाइम द एक्सपोर्ट बिजनेस। भाई साहब आपका रूट जो रेड सी जा सकता था अब केप ऑफ गुड होप से जाते हुए दिखाई दे रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं या थोड़ा अन्य रूट ले रहा है, तो पैसे और समय दोनों ज़्यादा लग रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्जिन अच्छा मिलता था वो बहुत हद तक ऑफटेक भी हो जा रहा है दोस्तों। इसीलिए नियर टर्म आउटलुक इंटरनेशनल बिजनेस से अभी अनसर्टेन रहने वाला है और एटलीस्ट जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आज भी अनसर्टेन ही है, ठीक है। अब सेगमेंट टू सेगमेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफएमई सेगमेंट। देखिए अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो फैन और लाइटिंग सेगमेंट में डी ग्रोथ देखी गई है। क्यों? कंज्यूमर डिमांड में एक बहुत बड़ा वीकनेस आपको देखने को मिल रहा है, जबकि स्विचेस और स्विच गियर सेगमेंट में काफ़ी हद तक ट्रैक्शन यानी वापस से कुछ आप कह सकते हैं मांग बढ़ती दिखाई दे रही है ड्यूरिंग द क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया दोस्तों एफएमईजी बिजनेस में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन स्पेंड काफ़ी हद तक ज़्यादा किया गया है और उस वजह से रेवेन्यू हमारा आया नहीं है। तो आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा परेशानी है। और इसी सेक्टर की एक और स्टॉक है IQ लाइटिंग, जो मैंने हमेशा वीडियो बनाते हुए कहा था कि भैया देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है IQ लाइटिंग खराब है अच्छा है, जिस सेक्टर को कैटर कर रही है वहीं पे जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टॉक कैसे आपको बहुत ज़्यादा आता दिखाई देगा। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो सेगमेंट है ये स्टेबलाइज होता दिखाई देगा और आने वाले 4 क्वार्टर में ग्रोथ का पाथ वापस आपको देखते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भैया आने वाले 4 क्वार्टर में जो स्थिति एफएमसीजी की वो ठीक होती दिखाई देगी, यानी ओवरऑल जो भी स्थिति है वो सच में बेकार है। इंटरनेशनल बिजनेस, कंपनी का जो इंटरनेशनल बिजनेस दोस्तों
उसमें 22% ईयर ऑन ईयर कंट्रीब्यूट किया है, यानी आप देखें लगभग 6.2% टुवर्ड द कंपनीज टॉप लाइन, यानी टॉप लाइन में 6.2% का। देखिए हमको पता है, जैसे पहले बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस वापस से आप कह सकते हैं 2-3 वॉर्स के कारण ऑलरेडी प्रेशर में है, यहाँ पे वो कहा गया है। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई साहब, जो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में जो खर्चा किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है सिक्वेंशियल लोअर एबिटा मार्जिन। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंस में बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, विच डबल्ड ऑन क्वार्टर, यानी कितना ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो डबल कर दिया गया है, ठीक है, टू 90 करोड़ एज द कंपनी बिकेम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 एंड लॉन्च एडवर्टीजमेंट कैंपेन अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि कंपनी ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बन गई थी वर्ल्ड कप की दोस्तों। यानी आप ये कह सकते हैं कि वन टाइम टेक था। अब देखना ही पड़ेगा क्या यहाँ से कुछ राहत मिलती है आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक आप एक्सपेंस कह सकते हैं, शायद थोड़ा कम होता आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए कंपनी इज ऑलरेडी इंकर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 636 करोड़ 636 करोड़ का ऑलरेडी एक्सपेंडिचर जो हो चुका है दोस्तों 9 month 24 में। एंड द कंपनी माइट ओवर शुड एक्सपेक्ट कैपेक्स गाइडेंस 800 to 900, यानी जो अर्ली गाइडेंस दिया गया था 800 से 900 करोड़, शायद कंपनी उसको भी इस बार पार करते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक है, आगे है फॉर 24 और 25 के लिए, फाइनेंशियल 25 के लिए कंपनी का जो कैपेक्स कहा जा रहा है वो 600 से 700 करोड़ रुपए कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप देखें यहाँ पे इनकम टैक्स रेट्स ऑन कंपनी प्रेमिस। हर कोई जो इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि भाई साहब जो इनकम टैक्स की रेट हुई, देखिए ये जब लिखा गया था ना तब मैं बता दूं इनकम टैक्स को लेकर के बहुत सारा अनसर्टेनिटी थी। बीच में जब इनकम टैक्स चीज़ें चल रही थी तो कंपनी ने अपना बयान दिया था भाई हमको कोई नोटिस नहीं मिला है, तो उसके बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉब्लम हमको साफ साफ देखने को मिली। बट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी थी, कुछ बीच में पॉजिटिव खबर आई। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर जब रिपोर्ट की गई है द PIB रिपोर्ट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट डिडक्शन ऑफ ₹1000 करोड़ ऑफ अनअकाउंटेड कैश ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन। ये जो रिपोर्ट है ना ये ऑलरेडी अब अंदर खत्म हो चुकी दोस्तों। देखिए फिलहाल ये चीज़ों का अभी कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि उसके बाद से कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ आई नहीं, ना इनकम टैक्स की तरफ से चीज़ें हुई ना ही कंपनी की तरफ से, बल्कि Q3 के नंबर्स भी अच्छे से आ गए, तमाम चीज़ें अब आप कह सकते हैं प्राइसिंग हो गई थी और अब ख़त्म भी हो चुकी हैं। ठीक है, इतना ही नहीं कंपनी ने क्या हुआ जो Q3 की कॉन्फ्रेंस दोस्तों पॉलीकैब ने क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं पाया है RT डिपार्टमेंट के टू द डेट दोस्तों रिगार्डिंग द सर्च आउटकम। और मैनेजमेंट ये भी इंडिकेट किया है कि भैया अथॉरिटीज़ के साथ वर्क कर रहे हैं, कंसर्न एंड प्रोसेस यूजुअली टेक 2 to 3 months टू कंप्लीट। यानी अब आप देखें 2 से 3 महीनों के अंदर क्या रिजल्ट निकल के आता है ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी चीज़ें हो गई। अब बात कर ले दोस्तों एक और चीज़ की, टफ डेज अहेड। क्या आने वाले समय में कुछ टफ डेज आने वाले, यानी कुछ मुश्किल दिन पॉलीकैब से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें जो पॉलीकैब है ना दोस्तों वो 35 टाइम ऑफ इट्स फाइनेंशियल 25 की अर्निंग एस्टिमेट पे ट्रेड कर रही है और जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मीडियम टर्म में वो ज़रूर जारी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो रिसेंट एलिगेशन लगा है ना टैक्स का दोस्तों, है ना, आप देखें इवेजन एडिट डिमांड हैव इम्पैक्टेड इंटेंस वॉलेटिलिटी टू द स्टॉक। स्टॉक 20% तक अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे आ चुका था, बट स्टिल जो रिस्क रिवॉर्ड है ना दोस्तों वो अभी भी काफ़ी हद तक दिख रहा है टू द डाउन साइड एज द स्टॉक हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट राइज सिंस इट्स IPO in 29। देखिए एक बात तो हकीकत है कि IPO से अब तक जो पॉलीकैब है वो बहुत ज़्यादा चल चुका है, इतना चल चुका है कि ऊपरी स्तरों से जो हमको गिरावट देखने को मिली 20% की, उसके बाद भी वैल्यूएशन के लेकर के हर कोई लोग आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर Q4 के नंबर्स आते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का सेल्स थोड़ा कम आता है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमको रूट्स में देखने को मिलती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइसिंग हुई। फॉलोइंग अ सर्ज इन वैल्यूएशन थ्रू आउट 23 कंपनी ने जो स्टॉक जो पीक वैल्यूएशन टच की थी वो 45 टाइम्स टच की थी टू द 1 year फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग दोस्तों। ठीक है, 45 टाइम्स अर्न की थी।
तो अब आप देखते हैं उसके बाद 20% नीचे आ गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है जो नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ है दोस्तों, ये थोड़ी सबड्यूड होती दिखाई देगी क्योंकि एफएमईजी बिजनेस है, वो जल्द ही टर्न अराउंड हो ऐसा नहीं लगता। यानी एफएमईजी बिजनेस दोस्तों वाकई में कंसर्न्स है, वाकई में इश्यूज हैं दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट बिजनेस दोस्तों एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है। क्या आपको पता है, मैक्रो इन्वायरमेंट यानी इजराइल हमास की वॉर चल रही है, हौती रिबेल्स अलग परेशान हो कर रहे हैं दोस्तों, तो ये तमाम चीज़ें मिल करके प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। एंड द री-रेटिंग स्टोरी हैज़ मोस्टली प्लेड आउट एंड वी रिकमेंड इन्वेस्टर एक्सेस कॉशन एंड अवेट मोर क्लैरिटी ऑन द आईटी डिपार्टमेंट एलिगेशन बिफोर करेंगे स्टॉक फॉर परचेज। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, पहले आखिर एक बार और बता चुका हूं तो, कि पॉलीकैब में जो इन्वेस्टमेंट होनी थी थोड़ी बहुत फर्स्ट चंक मैंने ऑलरेडी डाल दी है जब 20% का स्टॉक नीचे आया था। वहाँ से इन्वेस्टमेंट से लगभग 10 to 15 मेरे ख्याल से 10%, 8 to 10% ऑलरेडी रिटर्न स्टॉक दे चुका था। ठीक है, बट स्टॉक यहाँ से कोई बहुत बड़े रिटर्न दे देगा ऐसा मुझे कतई नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, इसी तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे अब वो एक कह सकते हैं थोड़ी वॉलेटिलिटी फेज में और थोड़ा अप डाउन करता हुआ दिखाई देगा ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पॉलीकैब के ऊपर लेकर के एनालिसिस अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई अन्य स्टॉक पे चर्चा करना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।